नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ दिस सेशन। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष पीएम, जो कि आज आपसे बात करने आए हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि आप भी जानना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट भी आया था कि सर ये बताइए कि भैया सीबीएसई आपका आंसर शीट कैसे चेक करती है। और ये बात अभी बच्चों के अंदर ज्यादा इसलिए भी आ रही है क्योंकि जैसे जैसे एग्जामिनेशन हो रहे हैं, वैसे वैसे बच्चा एग्जाम देकर यही जानना चाहता है कि भाई मैंने तो आंसर लिख दिया, अब उसमें नंबर कितने मिलेंगे, क्योंकि हमेशा यही बात अटकती है। तो आज मैं आपको फीलिंग की बातें नहीं बल्कि टू द पॉइंट लॉजिक वाली बातें बताऊंगा कि रूल क्या कहता है कि भाई सीबीएसई कैसे आंसर शीट चेक करती है। और एक्चुअली में आपको पता होना चाहिए कि सीबीएसई में रूल बुक भेजा जाता है हर टीचर को कि आप आंसर शीट ऐसे चेक कीजिए। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। आप चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा, ऐसा बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता रहेगा। और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, ध्यान रखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारा काम का कंटेंट दिया हूं, जो आपको अभी नहीं कुछ दिनों के अंदर अंदर काम आएगा। सच बता रहा हूं, आप डाउनलोड करके देखिएगा कि क्या है वो कंटेंट, मजा आ जाएगा। बट वो आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है अभी कुछ ही दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, चलो जी, सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाई सीबीएसई कैसे चेक करता है आपका आंसर शीट, जानते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दो क्या कहता है रूल। तो द बोर्ड प्रोवाइड शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स टू द टीचर्स इन्वॉल्व इन द इवैल्यूएशन ऑफ प्रोसेस। द मार्किंग स्कीम हैज वैल्यू पॉइंट्स और की आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन। मतलब एक्चुअली में किसी टीचर के अपने हाथ में नहीं छोड़ा जाता कि आप चेक कर दीजिए अपने हिसाब से, जो सही लगता है दे दीजिए। उनको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, उस डॉक्यूमेंट में बजाबते आंसर लिखा रहता है, हर एक स्टेप लिखा रहता है कि किस स्टेप पे कितना मार्किंग होना चाहिए। ये पूरा रूल बुक उन टीचर्स को दिया जाता है और उनको स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि आप कॉपी चेक इसी के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो जैसे एक सवाल दिखा रहा हूं, डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है, -π/4 से π/4 इंटीग्रेट करना है, fx इसको माना और मान के यहां पे लिखा कि भैया ये ऑड है। मतलब इसमें इंपॉर्टेंट टर्म जो है, जो होना चाहिए आपके आंसर में कि भैया ये एक ऑड फंक्शन है। टीचर को अगर ऑड दिख जाता है, भले ये स्टेप हो, fx माने हो नहीं माने हो, ऑड फंक्शन दिख जाता है तो वो आधा नंबर देगा। ठीक है, और उसके बाद आप सीधा लिख सकते हैं देयरफॉर द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज 0। अब वैल्यू ऑफ इंटीग्रल लिखो या फिर इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 करो या fx इक्वल टू 0 करो, वो आपके ऊपर है। अब आंसर जैसे ही टीचर को 0 दिखता है वो आधा नंबर दे देगा। एक नंबर का सवाल आपका हो गया कंप्लीट। तो आपके कॉपी में टीचर ये दो चीजें खोजेगा कि क्या बच्चे ने इस फंक्शन को ऑड बताया है और क्या इस बच्चे ने आंसर 0 दिया है। ये दो चीजें हैं, मतलब एक नंबर मिल गया। इतने डिटेल में सीबीएसई अपने टीचर्स को इंस्ट्रक्शन सेट देती है कि आप बच्चों का कॉपी ऐसा चेक करेंगे। समझ पाए ना? मूविंग फॉरवर्ड, एक लंबा वाला सवाल भी देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे x इक्वल टू a cos थीटा y b sin थीटा d2y by dx2 निकालना है, ये इसके बराबर है, प्रूफ कीजिए। आंसर में सबसे पहले बच्चे ने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करा क्योंकि पहला स्टेप डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो d2y by dx2 नहीं पहुंचोगे। डिफरेंशिएट जैसे ही हो गया, एक नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और एक नंबर क्यों है? क्योंकि आधा नंबर पहले डिफरेंशिएशन पे, आधा नंबर दूसरे डिफरेंशिएशन पे। इसीलिए यहां पे हाफ प्लस हाफ लिखा भी हुआ है, ताकि एकदम एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए कि पहला डिफरेंशिएशन सही हुआ तो एक आधा नंबर दीजिए, दूसरा डिफरेंशिएशन सही हुआ तो आधा नंबर दीजिए। यहां पे एक और पॉइंट बताऊंगा, कई बार बच्चे को पता नहीं होता है कि ये कैसे करेंगे। हाँ, तो बच्चा छोड़ देता है कि यार सर मैंने डबल डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा, मेरे को नहीं आता है। बट सोच के देखो, अगर वो बच्चा सिर्फ सिंपल डिफरेंशिएशन भी करके आ जाए तो आधा आधा नंबर, एक नंबर मिल जाएगा। बट ये बहुत जगह बच्चे करते ही नहीं है, या तो अंदर से एप्रीहेंशन होता है या उनको पता नहीं होता है, जो भी कारण कह लो, और उसकी वजह से जो एक नंबर बड़े सिंपल तरीके से उनको मिल सकता था, वो एक नंबर वो गवा देते हैं। समझ रहे हो? तो आप ऐसा मत कीजिएगा, आपको क्वेश्चन में जितना पार्ट आता है आप उतना पार्ट लिख दीजिए। हो सकता है उसी के आधे नंबर मिल जाए, एक नंबर मिल जाए, एंड इट कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस। ठीक है, फिर आप अगर इन दोनों को सही से डिवाइड कर रहे हो, dy by dx इक्वल्स टू ये वैल्यू लिख रहे हो, तो इसके लिए अलग एक नंबर। फिर आपको d2y by dx2 करना है, मतलब इसको वापस से डिफरेंशिएट, ये डिफरेंशिएशन सही कर रहे हो तो एक नंबर यहां। उसके बाद आपको साइन थीटा की वैल्यू y by b पुट करनी है, क्योंकि साइन थीटा नहीं है, आप यहां तक पहुंचोगे कैसे? बिकॉज थीटा हटना चाहिए। तो साइन थीटा की वैल्यू सही पुट कर रहे हो तो आधा नंबर, और फाइनल आंसर जब सही आ गया तो आधा नंबर। तो आपको इतने डिटेल्ड में टीचर्स के पास कॉपी पहुंचती है और वो टीचर्स ऐसे ही चेक करते हैं। अब यहां के आगे पीछे के शब्द अलग हो सकते हैं, बट फाइनल आंसर ऐसा होना चाहिए, जो मेन की पॉइंट है वो आना चाहिए। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब क्या स्टेप फॉलो होते हैं, तो देखो, टीचर को एक पूरा ब्लूप्रिंट, मतलब ये तो मार्किंग का ब्लूप्रिंट हो गया। ब्लूप्रिंट के साथ साथ एक पूरा इंस्ट्रक्शन सेट भी मिलता है। वो इंस्ट्रक्शन सेट कैसा होता है? ये ऐसा होता है, टीचर को कहा जाता है कि यार पहले आप अपना आंसर, पहले आप मैच कीजिए बच्चे का आंसर, और आंसर जो बच्चे ने लिखा है उसको मैच कीजिए कि जो आंसर हमने दिया है, सीबीएसई ने दिया है, उससे मैच करता है कि नहीं। और अगर मैच करता है तब तो आप सीधा सीधा फुल मार्क्स दे दीजिए। ठीक है, तो अगर ये तो एकदम सिंपल वाला केस है कि जो आंसर शीट में लिखा हुआ है और जो सीबीएसई ने दिया वो एकदम मैच कर गया तो 100% मार्क्स आ गए। अब इसके बाद दो चीजें होती है। पहला, तो आंसर अगर पूरा मैच हो गया तो 100% आंसर, मतलब 100% मार्क्स मिल गया।
दूसरा केस हो सकता है आंसर मैच ना किया हो, ठीक है, यहां पे आता है मेजॉरिटी बच्चा, 90% बच्चा यही आता है। तो दे रीड योर आंसर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और यहीं पे जो मैं बार बार कहता हूं ना कि आप अपने कॉपी को अच्छे से लिखिए, पॉइंट्स को मार्क कीजिए, क्योंकि यहां पे आपको आपके टीचर की जीवन को आसान बनाना है। अगर आप टीचर के जीवन को आसान नहीं बना रहे, वो गुस्सा होगा, मार्क्स काटेगा, ठीक है। तो आंसर नहीं मैच किया, वो पढ़ेगा, वो पढ़ने के बाद अब दो चीजें हो सकती हैं कि आंसर में जो इंपॉर्टेंट चीज है, रेलेवेंट कंटेंट है, जो रेलेवेंट पॉइंटर्स हैं, वो आपने लिखे हैं, टीचर को वो रेलेवेंट पॉइंट, रेलेवेंट कंटेंट मिल गया। जैसे मैंने यहां दिखाया ना कि भाई तुमने लिखा है कि हाँ dy/dx है, अब भले तुम ना लिखो कि पुटिंग दिस, डायरेक्टली तुमने वैल्यू पुट कर दिया, वो भी चलेगा, बट तुमने ये सब काम किया है, तो रेलेवेंट पॉइंट्स तुमने लिखे तो टीचर नंबर देगा। अगर रेलेवेंट पॉइंट्स नहीं लिखे तो कई बार टीचर एप्रीहेंशन में थोड़ा बहुत नंबर दे देता है कि हाँ चलो थोड़ा मेहनत किया है इसने। अब यहां पे पहुंचने के लिए जरूरी है कि आप आसान रास्ता उसको दिखाओ। आपने इतना घिचर पिचर नहीं किया है, इतना मामला खराब नहीं किया है कि वो यहां पे कोई भी नंबर देने से हिचकिचाए। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि अपने कॉपी को अच्छा बनाइए ताकि टीचर अच्छे नंबर दे। और ध्यान रखिएगा, अगर मैच कर जाता है तो बेस्ट है, मैच नहीं करता है, जो कि जनरली होता है, मैच नहीं होता है, तो जब मैच नहीं हो रहा है तो आप रेलेवेंट कंटेंट जरूर लिखिए, उस क्वेश्चन से रिलेटेड बातें। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में का एक न्यूज था, सीबीएसई मॉडिफाइज इवैल्यूएशन प्रोसेस ऑफ बोर्ड कॉपीज। अब ये न्यूज तो था, लेकिन कब तक होगा, एक्चुअली में हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके बारे में कोई खबर मेरे को मिली ही नहीं। तो अगर मॉडिफिकेशन होता है तो क्या होगा वो मैं बताता हूं। तो देखिए होगा क्या, कुछ रूल्स सैंपल समझ लीजिए। सेकेंड स्टेज क्या होता है, जैसे ही पहले स्टेज में ये टीचर ने चेक कर लिया, तो सीबीएसई ने मॉडिफाई करके क्या किया है कि भाई उसने बोला कि एक एडिशनल हेड ऑफ एग्जामिनर होंगे, एएचई, जो विल रीचेक द आंसर पेपर्स इवैल्यूएटेड बाय द एग्जामिनर्स, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि किसी टीचर ने खिसी आके गुस्से में कोई नंबर काट लिया या ज्यादा दे दिया प्यार में। तो ये सारी चीजें एएचई का काम होगा कि वो वापस रीचेक करे। इंश्योर द एक्यूरेसी अकॉर्डिंग टू सीबीएसई अथॉरिटीज, दिस वुड एनहांस द बोथ क्वालिटी। अब यहां पे डाउट ये है कि एक टीचर बहुत सारे कॉपीज चेक करता है। अब वो टीचर ऑब्वियसली अगर एडिशनल हेड ऑफ एग्जामिनर है तो उनके पास 3-4 बंदे होंगे, तो 3-4 बंदों का सारे का कॉपी चेक कैसे करेंगे? तो ये ऊपर ऊपर से देखेंगे। अब ऊपर ऊपर से देखने में क्या उनको सब चीजें समझ में आएंगी नहीं आएंगी, ये थोड़ा सा डाउट है, बट सीबीएसई ने बोला है कि वो ऐसा कराएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, हम मान लेते हैं कि ऐसा होगा शायद। देन थर्ड स्टेज भी डाला गया, और यहां ये इंपॉर्टेंट है और ये अच्छी चीज है। एक हेड ऑफ एग्जामिनर होंगे, इनका काम क्या होगा कि ये रैंडमली पहली 5 आंसर बुकलेट कहीं से भी उठा लेंगे, ठीक है, और पहली 5 आंसर बुकलेट कहीं से भी उठा के उसको पूरा अच्छे से इवैल्यूएट करेंगे, चेक करेंगे कि इवैल्यूएटर ने सही चेक किया है कि नहीं। अब अगर इवैल्यूएटर सच में बदमाश है या वो गुस्से में कॉपी चेक करता है, तो कोई ना कोई कॉपी में तो ये पकड़ा जाएगा। अगर ऐसा पकड़ा जाता है तो उनके सारे कॉपीज को वापस से रीचेक करवाया जाएगा कि भाई कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, और अगर गड़बड़ हो रहा है तो भैया ठीक किया जाएगा, नहीं गड़बड़ हो रहा है तो बल्ले बल्ले। समझ पाए? तो इंश्योर इवैल्यूएशन हैज बीन कैरिड आउट एज पर द इंस्ट्रक्शंस, तो ये इंश्योर करेंगे। क्लियर? ये 3 स्टेज से सीबीएसई इंश्योर कर रही है, करना चाह रही है कि भाई बच्चे को कहीं पे भी कोई ऐसी चीज ना महसूस हो या उसके साथ कहीं पे भी कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है, एंड विच इज गुड थिंग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अभी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके लिए कुछ अच्छी चीज डाल रहा हूं जो आपको अभी कुछ ही दिनों में जरूरत पड़ेगी, वो ये है बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो 12वीं के बाद आप दे सकते हैं। जैसे जेडब्ल्यू एक एग्जाम है, सब बच्चे जानते हैं, बट जेडब्ल्यू में सिलेक्शन बहुत कम बच्चों का होता है। तो जेडब्ल्यू के अलावा ऐसे 10, 20, 50 और एग्जाम होते हैं। मैंने आपके लिए वैसे 20 एग्जामिनेशन, जो 20 सबसे बेस्ट एग्जामिनेशन होते हैं, उन एग्जामिनेशन का लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ के फॉर्मेट में डाला है, आप उसको डाउनलोड कीजिए। उसमें जो जो एग्जामिनेशन आपको लगे कि हाँ सर ये, क्योंकि उसका पूरा डिटेल दिया है, एग्जाम में क्या होता है, क्या पूछते हैं, नंबर कैसे मिलते हैं, कितना पैसा लगता है, टाइम कब होगा, वो सारा डिटेल दिया है। आपको जो लगे कि सर ये मेरे को देना चाहिए, आप उस एग्जाम को दीजिए और देकर अपने और बेटर प्रोस्पेक्ट्स बनाइए अपने करियर को अच्छा करने का। ठीक है, अब if a student has attempted an extra question, the answer of the question written first will be retained and other scored out. अब यहां पे ध्यान से सुनिए, ये सीबीएसई का रूल है जो बहुत सालों से चला आ रहा है। जब मैं एग्जाम दिया था तो भी ऐसा था। इसमें रूल में क्या है कि मान लो कोई क्वेश्चन है, जैसे 5 है, 5 में 2 ऑप्शन दिए गए, ए और बी, तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको ए सॉल्व करना है या फिर बी। कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि ए भी लिख देते हैं, बी भी लिख देते हैं, थिंकिंग आउट कि यार ए मेरे को अच्छे से नहीं आता है तो ए में थोड़ा लिख देते हैं और बी मेरे को थोड़ा और ज्यादा अच्छे से आता है, अब टीचर जिसमें ज्यादा नंबर दे दे वो अच्छा हो जाएगा। बट यहां रूल ये कहता है कि अगर आपने और में दोनों आंसर कर दिया है तो टीचर जो पहले चेक कर दे वो पहले वाले का मार्क्स मान लिया जाएगा, और दूसरे वाले को टीचर काट सकता है, बिना चेक किए भी काट सकता है, और अगर चेक कर भी दिया तो भी दूसरे वाले का नंबर नहीं लिया जाएगा। ऐसा नहीं समझिएगा कि जिसके नंबर ज्यादा है वो ले लिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये रूल बहुत सालों से चला आ रहा है। हालांकि
कुछ सूत्रों से यह पता चल रहा है, कुछ जगहों पे ये बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है कि इन केस अगर बच्चा दोनों लिख देता है तो जिसमें ज्यादा नंबर मिले हैं, टीचर को पहला तो बोला जाएगा कि दोनों चेक कीजिए, और जिसमें ज्यादा नंबर मिलेंगे वो मार्क्स लिए जाएंगे। ऐसी बातें चल रही हैं, कुछ जगहों पे सुनने में आया कि हुआ है। अब इसका कोई मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं है, कोई मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, इसीलिए मैंने वो पॉइंट लिखा नहीं, सिर्फ आपको वर्बली बता दे रहा हूं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर हो जाता तो बहुत ही अच्छी बात है। इफ यू राइट रॉन्ग क्वेश्चन नंबर और डोंट राइट द क्वेश्चन नंबर, आंसर वोंट बी चेक्ड, रूल ये कहता है, और ऐसा आप कीजिएगा भी नहीं। हाँ, कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि भाई टीचर थोड़ा कंसिडरेट होता है, वो क्वेश्चन नंबर को खुद से ठीक कर देता है और नंबर दे देता है, बट बाय रूल टीचर बाध्य नहीं है उस क्वेश्चन को चेक करने के लिए और उसको पूरी तरह से काट सकता है, तो ऐसा मत कीजिएगा। मूविंग फॉरवर्ड, टफर द एग्जामिनेशन, मोर लीनियंट मार्किंग एंड वाइस वर्सा। अब जैसे जेडब्ल्यू वगैरह में क्या होता है, ये परसेंटाइल से मैनेज हो जाता है, बट सीबीएसई में तो परसेंटाइल नहीं चल सकता। तो यहां पे होता क्या है, टीचर्स को भी यही इंस्ट्रक्शन रहता है और टीचर खुद से अंडरस्टैंड भी करते हैं कि अगर कभी पेपर बहुत ज्यादा टफ आ गया, मतलब बहुत ही लेंदी है, टीचर को भी लग रहा है इतने टाइम में बच्चा नहीं लिख पाएगा, तो टीचर्स को ये इंस्ट्रक्शन रहता है कि आप कॉपी थोड़ा लीनियंटली चेक कीजिएगा, हर जगह हो सके तो थोड़ा आधा एक नंबर बढ़ा के ही दीजिएगा बच्चे को, ताकि ओवरऑल परसेंटेजेस पूरे सीबीएसई के गिर ना जाए। इसीलिए अगर पेपर टफ आता है तो आप टेंशन मत लीजिएगा, चेकिंग आराम से होगी। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है, अगर पेपर कभी बहुत आसान आ जाता है तो भी टीचर्स को इंस्ट्रक्शन रहता है कि बहुत टाइट थोड़ा चेक कीजिएगा, कहीं ऐसा नहीं हर बच्चा 100 आउट ऑफ 100 लेकर आ रहा है, तो थोड़ा टाइट चेक करने बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ यू डोंट हैव टाइम फॉर कैलकुलेशन राइट और राइटिंग फुल आंसर्स, राइट योर अप्रोच एंड फॉर्मूला, यू मे गेट मार्क्स फॉर स्टेप्स। जैसा मैंने बताया, जितना आता है उतना लिख दो, कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला आता है फॉर्मूला लिख दो, तुमको नहीं पता रेलेवेंट है कि नहीं, तुम फिर भी लिख दो, कुछ तो नंबर मिल जाएगा भाई। 85.5 और 90, मतलब सॉरी 89.5% और 90%, दोनों में डिफरेंस होता है। यहां कह सकते हो 90% आया था, यहां नहीं कह पाओगे 90% आया था, तो 0.5 से भी बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इस बात को आप अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए। बहुत सारे लोग कंपटीशन का हैंगओवर उतार नहीं पाते हैं, तो उनको लगता है अभी भी नेगेटिव मार्किंग हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, टाइम चला जाएगा, टीचर पे इंप्रेशन खराब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आता है उतना लिख दीजिए, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आपका फायदा ही होगा। ठीक है, एंड फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए बता रहा हूं, द बोर्ड परमिट्स कैंडिडेट्स टू ऑब्टेन फोटोकॉपी ऑफ योर आंसर बुक ऑन रिक्वेस्ट इन एन आरटीआई, और इसके से आप अपने बोर्ड के पेपर से, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपके नंबर आने चाहिए थे 100, आपको नंबर आ गया 30, तो और ऐसी अवस्था में जब आपने चैलेंज किया कॉपी को, फिर भी मार्क्स नहीं बढ़े, तो ऐसी अवस्था में आप चैलेंज करके एक आरटीआई लगा सकते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, और आरटीआई के तहत आप कह सकते हैं बोर्ड को कि आप हमारा कॉपी भेजो हमको। ओरिजिनल नहीं भेजेगा, वो फोटोकॉपी भेजेगा। वो फोटोकॉपी के तहत आप ये जान सकते हैं कि भाई आपको एक्चुअली उस कॉपी में क्या गड़बड़ हुई जिसकी वजह से नंबर नहीं आए हैं। ठीक है, तो आप ये काम कर सकते हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं। यूजफुल टिप्स इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक मत छोड़िए, जो भी आता है जितना आता है उतना लिख दीजिए। हैंड राइटिंग, मार्जिन और नीटनेस पे ध्यान दीजिएगा, इससे टीचर जो पढ़ रहा होता है उसके दिमाग में आपकी इमेज अच्छी बनती है। ट्राई इंक्लूड डायग्राम्स इन एक्सप्लेनेशन, इससे चीजें आसानी से एक्सप्लेन हो जाती हैं और सबको पसंद आता है। पिक्टोरियल, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन। मोर नंबर ऑफ वर्ड्स डजंट मीन मोर मार्क्स, तो ऐसा मत करिएगा कि भाई एक नंबर के सवाल में बहुत अच्छे से आता है तो पूरा लिख दिया आधा पन्ना, और 5 नंबर में नहीं आता तो 2 लाइन में निपटा दिए। जितना जहां जरूरत है उतने में काम कीजिए। जैसे 1 नंबर का सवाल है, 1 लाइन में भी हो जाएगा, 1 वर्ड में भी हो जाएगा, भले आपको बहुत आता हो, जरूरत नहीं है बखान करने की। और 5 नंबर में आप उसको एम्पल टाइम दीजिए, एम्पल स्पेस दीजिए, और उसी के हिसाब से आंसर्स लिखिए। ठीक है, तो बस यही मेरे को बताना था आपके लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में 12वीं के बाद जो भी एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं वो डाल दिया है, इससे आपकी बहुत मदद होगी, मेरा विश्वास है। डाउनलोड करके देखिएगा, और किसी भी और चीज की और सेशंस की आवश्यकता हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।